हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। आज हम लोग एक बार फिर 10th क्लास की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 1 जो कि जैव प्रक्रम है वहाँ से पोषण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके कुछ सब टॉपिक्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा पहला सब टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इसके पीछे हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के 4 घटक होते हैं, जिनको प्रकाश संश्लेषण के 4 आवश्यक घटक या 4 आवश्यक अवयव कहा जाता है। तो उन 4 आवश्यक घटकों को किस तरीके से इस प्रक्रिया में यूज़ किया जाता है, कैसे पौधे उनको यूज़ करते हैं और कैसे अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरी करते हैं, ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो यहाँ है कि प्रकाश संश्लेषण की जटिल क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। विकिरण ऊर्जा कहते हैं जो सूर्य के पास जो प्रकाश ऊर्जा है, जो ऊष्मीय ऊर्जा है, उसे ही विकिरण ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे उसी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश हरी पत्तियों पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है। सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों पे पड़ता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल उस ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उस ऊर्जा द्वारा हरी पत्तियों में उपस्थित जल 2 भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश के अवशोषण से जो ऊष्मीय ऊर्जा या जो प्रकाश से जो पौधों को विकिरण ऊर्जा मिलती है, उस विकिरण ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। मतलब अपने क्लोरोफिल के अंदर पौधे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा H2O और CO2 की हेल्प से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन भी उत्पन्न होती है और पौधों के लिए आवश्यक ऊर्जा का भी निर्माण होता है। तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं में पोषण। देखिए, जंतु जो होते हैं वो संरचना के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर, अपनी कोशिकीय क्रियाओं के आधार पर 2 तरीके के हो जाते हैं, जो कहलाते हैं निम्न जंतु, निम्न स्तरीय जंतु, और दूसरे होते हैं उच्च स्तरीय जंतु। दोनों में कोशिका के आधार पर, कोशिका में कार्य के आधार पर, अंगों के और अंगतंत्रों के आधार पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो जो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें अंग या अंगतंत्र या फिर ऊतक वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं इनमें ऊतक भी अच्छे खासे होते हैं। ऊतक के साथ फिर अंग भी बनते हैं, अंगों से फिर अंगतंत्र का भी निर्माण होता है। यहाँ जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जंतु हमेशा परपोषी होता है, यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होता है, और अर्थात जंतु परपोषी होते हैं। और जो इनके लक्षण हैं, मीन्स परपोषी होना ही जंतुओं का मुख्य लक्षण है। अगर पादप और जंतु में विभेद करने को कहा जाए तो भेद का एक जो बेस है, जो आधार है, वो पोषण ही है। मीन्स पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो परपोषी जंतु जो है, हमने पीछे पढ़ा है कि ये परपोषी जो जंतु होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कुछ मृतजीवी जो मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कुछ परजीवी जो जीवित जंतु के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और तीसरा होता है प्राणी संपोषी। ये जीव किसी के शरीर से नहीं बल्कि उस जीव के शरीर को ही पूरा का पूरा भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो ये होते हैं प्राणी संपोषी। तो इस तरीके से 3 रूपों में परपोषी जीव पाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। अभी जो इतने सारे रूप होते हैं जीवों के, तो इसमें से जो प्राणी संपोषी जंतु हैं, ये जो मैंने भी कहा कि भोजन को या किसी जीव शरीर को पूरा का पूरा भोजन के रूप में ले लेते हैं। तो पूरे का पूरे शरीर को ही भोजन के रूप में ले लेना वो कहलाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। और ये जो अंतर्ग्रहण का कार्य है, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे बात करें मानव की, तो मानव के पास मुख होता है, मुख गुहा, जिसमें वो अपने भोजन को रखता है और फिर
उसको आगे उसमें चबाने की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया सब उसके साथ होती है। लेकिन बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो निम्न श्रेणी के हैं, उनके पास ऐसे अंग या अंग तंत्र नहीं होते हैं जैसे मानव के पास होते हैं। तो फिर उनमें पाचन कैसे होता है, उनमें भोजन पोषण कैसे होता है? तो उन जीवों में जो अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। उनके मुख उनके पास नहीं होते भोजन रखने के लिए, तो फिर किस तरीके से वो भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, कैसे उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, इस चीज़ का बहुत अच्छा उदाहरण हमें अमीबा में देखने को मिलता है। ये अमीबा क्या है? आप सबने 6, 7, 8 क्लास में ही पढ़ा होगा कि अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। मीन्स ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना हो, और वो भी ऐसी कोशिका जिसका आकार निश्चित नहीं होता। मीन्स अपना रूप जो है ये बनाता बिगाड़ता रहता है, अपना रूप जो है इसका निश्चित नहीं होता। तो यह एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। देखिए ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन पोषण के आधार पर ये प्राणी संपोषी है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। वही इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और आकार निश्चित क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास कूटपाद होते हैं, स्यूडोपोडिया, जो ये कभी इधर निकल जाता है तो कभी यहाँ निकल जाता है, कभी इधर निकल जाता है। मीन्स इसके जो कूटपाद है वो बनते बिगड़ते रहते हैं, और इसी बनने बिगड़ने के कारण जो है ना इसका रूप बदलता रहता है। इसका आकार कूटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती। अब यहाँ देखिए इसके पास ना कोई मुख है, ना मुख गुहा है, ना कोई आहार नाल हमको इसके शरीर में नजर आती है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये अपने कूटपादों की मदद से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। इसके पास कोई मुख गुहा नहीं है, कोई स्पेशल अंग या अंग तंत्र नहीं है जिनसे ये भोजन को अपने शरीर में ले फिर उनका पाचन करे। तो ये किस तरीके से भोजन लेता है, किस तरीके से पोषण लेता है, इस चीज़ को हम एक चित्र के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक लाइन और है कि अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। यानी अमीबा में जो पोषण की क्रिया है उसके कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं। जैसे अंतर्ग्रहण पहला चरण है, मतलब ये भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। दूसरा, उस भोजन का पाचन करता है। तीसरा, पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ उसके बच जाते हैं या बनते हैं उनको वो शरीर से बाहर भी निकालता है। मीन्स भोजन को अंदर लेता है, उनका पाचन करता है और बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालता है। इस तरीके से उसके अंदर पूरा पोषण का प्रोसेस होता है। अब चलिए इसका फिगर देखते हैं, आसानी से आपको बात समझ आ जाएगी। ये एक चित्र है जिसमें अमीबा के शरीर को दिखाया गया है। तो ये अमीबा का शरीर है और ये है एक भोज्य पदार्थ जो अमीबा के शरीर में घुसेगा, मीन्स उसका अंतर्ग्रहण होगा। देखिए कूटपादों की मदद से किस तरीके से इसका अंतर्ग्रहण हो रहा है। दो तरफ से कूटपाद जो है वो इस भोज्य पदार्थ को घेर रहे हैं, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। ये दो कूटपाद उस भोजन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, स्यूडोपोडिया। अगले स्टेप में देखिए क्या हो रहा है कि स्यूडोपोडियाज ने दोनों तरफ से इस फूड मटेरियल को अच्छा खासा घेर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में वो भोज्य पदार्थ सेल के अंदर जा चुका है और अब उसका वहाँ पे पाचन होगा और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा वो इसी तरीके से आके किसी प्लाज्मा झिल्ली से कहीं सट जाएगा और फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम अमीबा में पोषण की विधि को एक चित्र के माध्यम से हमें बताना होता है। तो उसके लिए चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना चित्र के अगर आप केवल वर्णन करते हैं तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इस चित्र की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। बहुत ही आसान सा चित्र है लेकिन मार्क्स आपके इससे कंफर्म हो जाएंगे। एक और एक कोशिकीय जीव है पैरामीशियम। अमीबा जैसे एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी है। लेकिन पैरामीशियम में ख़ास अलग बात यह है कि इसके पास भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए एक अंग होता है। तो पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है। प्राणी संपोषी कहें चाहे प्राणी संभोजी कहें, बात एक ही है, परंतु इसका आकार निश्चित होता है। अमीबा की तरह ये अनिश्चित आकार का नहीं होता, इसका आकार जो है वो निश्चित होता है और इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है। इसके पूरे शरीर पे सीलिया होते हैं। आपने ज़रूर 6, 7 क्लास में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपको एक
स्लीपर के आकार का एक ऑर्गेनिज्म मिला होगा जिसको स्लीपर ऑर्गेनिज्म कहा भी जाता था। पूरे शरीर पे सीलिया होते हैं। ये एक भाग है जहाँ से ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जिसे मुख गुहा कहते हैं। तो इसके पास एक विशेष स्थान होता है जहाँ से ये भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, उस स्थान को मुख गुहा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसे लाइंस होंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।